एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सुपर इजी चैप्टर है। अगर आप सारे पार्ट्स इसके सी लोडर में देख रहे हो ना और प्लस नोट्स बना रहे हो, फिर चैप्टर आपको इजी लगेगा। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बहुत इजी टॉपिक है, प्लस ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से समझना। तो बर्नौलीज थ्योरम करते हैं स्टार्ट। अभी थोड़ी सी बात करते हैं, सिंपल सी बात। यहां तक आप प्रोबेबिलिटी के सारे पार्ट्स देख के आए हो, पक्का ना? अच्छे से देख लो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और मैं आपसे पूछ रही हूं कि उसमें हेड ही आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? आप मुझे बता सकते हो? ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। मैं कह रही हूं कि एक कॉइन को टॉस करना है, ठीक है, एक कॉइन को टॉस करना है। मैं पूछ रही हूं कि इस कॉइन को टॉस करने में हेड ही आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या आप मुझे बता सकते हो? फटाफट से अपनी नोटबुक में आंसर लिख दो, फटाफट से। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड ही आएगा। जल्दी से फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज होती है, या हेड आए या टेल। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, नीचे टोटल पॉसिबिलिटीज लिखते हैं 2, और ऊपर जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए वो क्या है, हेड। वो कितना है, 1/2। अगर आपने ये लिख लिया, मतलब पार्ट्स पढ़ते आए हो अच्छे से, तो सुपर सिंपल है, बिल्कुल स्टार्टिंग के पार्ट में समझाया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जिन्होंने 1/2 लिख दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज ध्यान से प्रोबेबिलिटी करो, सबसे ईजी है ये, 9th-10th लेवल का क्वेश्चन था। अब आगे देखो, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि कॉइन को टॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ हेड की, 1/2 आपने लिख दी। अब आगे अगर मैं आपसे पूछूं, एक कॉइन नहीं, 2 कॉइन्स, 3, 4 या 5, मतलब मैं एक से ज्यादा कॉइन्स आपसे टॉस करवा रही हूँ। क्वेश्चन ध्यान से समझना। मैं आपको कह रही हूँ, मान लो 6 टाइम्स या फिर को 6 कॉइन्स मैंने टॉस किए, ठीक है। इन 6 कॉइन्स में जब मैं टॉस करूंगी तब मेरे पास 4 हेड आने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ध्यान से समझना। यहाँ पे एक कॉइन टॉस किया, आपने हेड की प्रोबेबिलिटी मुझे बता दी। अब मैं एक कॉइन नहीं, मैं 6 कॉइन्स टॉस करूंगी। एक साथ मैंने 6 कॉइन टॉस कर दिए, उन 6 में से 4 में हेड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या आप मुझे बता सकते हो? नहीं ना, बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे ना। हो सकता है 6 कॉइन्स है ना, हो सकता है सारे के सारे में हेड आ रहा हो सकता है सारे के सारे में क्या आ रहा हो, टेल आ रहा हो, पहले में हेड आ रहा हो, दूसरे में टेल आ रहा हो, आपको नहीं पता, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, राइट। तो जब भी एक से ज्यादा बार कोई काम आप सेम कर रहे हो, ध्यान से समझना, एक से ज्यादा बार आप कोई भी काम सेम करो, जैसे एक कॉइन टॉस हो रहा था, ठीक है, क्वेश्चन इजी था, लेकिन वही 6 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, मतलब मैं एक साथ 6 बार टॉस कर रही हूँ, और उसमें भी मुझे 4 बार हेड चाहिए, 2 बार फिर ऑब्वियस से टेल आ रहा होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे बर्नौलीज थ्योरम का यूज करना पड़ता है। सिंपल सी चीज, अगर एक काम को हम एक से ज्यादा बार कर रहे हैं, रिपीटेटिव, बिल्कुल रेपिटेशन में, जैसे एक कॉइन टॉस किया, यहाँ पे 6 कॉइन टॉस हो रहे हैं, 6 बार टॉस हो रहे हैं, उसमें से मुझे कुछ में आंसर चाहिए प्रोबेबिलिटी का, कि उन 6 में से 4 में क्या आ रहा होगा, हेड आ रहा होगा, या उन 6 में से 3 में हेड आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस में बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है, जब एक ही काम में रेपिटेशन हो रही है और कुछ केसेस में हमें पर्टिकुलर आंसर चाहिए कि इसमें तो हेड ही आना चाहिए, इसमें टेल ही आना चाहिए। ऐसी प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपने माइंड में ये रखना है, अरे ये काम तो एक बार से ज्यादा हो रहा है और ये पूछ रहे हैं 6 में से 4 में हेड आना चाहिए, 3 में हेड आना चाहिए। उन 6 बार जो काम चल रहा है उसमें 2 या 3 में हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए, वहां पे बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है। ये चीज क्लियर है? पक्का अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे अभी। चलो ठीक है, क्वेश्चन देख के पता लग गया कि एक काम एक से ज्यादा बार हो रहा है। कॉइन एक टॉस हो रहा था, सिंपल था, 6 कॉइन टॉस हो रहे, टफ हो गया, बर्नौली से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो समझ आ गया, क्वेश्चन देखे बर्नौली से करेंगे कैसे? बर्नौली का फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं, बहुत इजी है। अभी आप क्वेश्चंस करोगे और अच्छे से क्लियर होगा स्टेटमेंट से कि मैं रेपिटेशन की बात क्या कर रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ। अभी क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। आपको एक बार समझ आ जाए ये बर्नौलीज का क्वेश्चन है, फॉर्मूला ध्यान से देखो, P of R is equals to NCR, P की पावर R,
क्यू की पावर n माइनस आर, इसको नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पी ऑफ आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताती हूँ ये आर एन पी क्या है, बहुत अच्छे से समझाती हूँ। सो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि 6 टाइम्स हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 4 हेड आने चाहिए। अभी एग्जाम्पल लिया था, अब बहुत ध्यान से समझना। जो ये हमारे पास n है, ये n का मतलब जो काम हम रिपीट कर रहे हैं वो कितनी बार कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक बार टॉस नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, कितनी बार टॉस हो रहा है, 6 बार टॉस हो रहा है। तो n का मतलब है कि जो काम हम रिपीट कर रहे हैं वो टोटल कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, वो n की जगह हम लिखा करेंगे। बहुत ध्यान समझो। तभी एग्जाम्पल मैंने उठा लिया दोबारा से कि 6 कॉइन टॉस कर रहे थे ना, उसमें से 4 हेड की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो n क्या होता है कि जो काम रिपीट कर रहे हैं, हम टॉस कर रहे थे, तो वो काम रिपीट कितनी बार हो रहा है, टॉस कितनी बार हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है। तो n हमारे पास 6 हो गया। ये फॉर्मूला तो लर्न करना है, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर, लेकिन ये एन पी आर होते क्या है वो समझा रही हूँ। तो n क्या है, जो काम रिपीट हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, वो n की वैल्यू होती है, राइट। अब r पे आते हैं। r का मतलब होता है हमें चाहिए क्या, r मतलब हमें 4 हेड चाहिए। तो r इज 4 हेड, बहुत सिंपल है। हम r को 4 पुट करेंगे। जो चीज हमें चाहिए, मतलब मुझे हेड चाहिए, कितने हेड चाहिए, 4 हेड चाहिए, तो मैं r को 4 लिखूंगी, इसमें कोई दिक्कत। क्लियर है चीज। तो n मीन्स टोटल कितनी बार रिपीट होगा, r मीन्स जो चीज आपको चाहिए वो कितनी बार चाहिए, मुझे हेड 4 टाइम्स चाहिए, तो r 4 हो गया, ठीक है। n की बात पता लग गई, r की बात पता लग गई। अब p और q की बात करते हैं। p का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको चाहिए, मतलब हेड चाहिए ना, आपको कितने हेड चाहिए वो r ने देख लिया, r ने कहा 4 हेड चाहिए, लेकिन चाहिए क्या, आपको हेड चाहिए, नंबर नहीं देखना। अब नंबर r ने देख लिया कि 4 हेड चाहिए, r मैंने 4 डाल दिया, चाहिए क्या, आपको हेड चाहिए। तो p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अभी आपने देखा वो कितनी होती है, 1/2 होती है। मेरी बात समझ आई। जो चीज चाहिए, कितनी चाहिए, 4 हेड चाहिए, 5, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। P इज जो चीज आपको चाहिए उसकी एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर हम एक बार टॉस करें तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। वो 4 बार टॉस की नहीं पूछ रहा, वो इन जनरल पूछ रहा है कि अगर टॉस एक बार भी करे तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। तो P इज ऑलवेज कि जो चीज आपको चाहिए, जैसे 4 हेड चाहिए, R ने 4 ले लिया, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वो हमेशा 1/2 होती है। और Q क्या होता है, Q मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। जो आपके पास P में आ जाता है, Q उसका उल्टा होता है। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। P में कभी ये नहीं होता कि 3 टॉस या 4 टॉस, सिंपल P में होता है कि एक कॉइन टॉस करो, मतलब वो काम एक बार भी हो रहा हो तो उसमें इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब टॉस अगर एक बार हो रहा है तो उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। Q में क्या होता है, नॉट गेटिंग हेड, की हेड नहीं आना चाहिए, इसका उल्टा। अगर हेड की 1/2 है, नॉट गेटिंग की क्या होगी, 1 माइनस 1/2, दैट इज अगेन 1/2। मेरी बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझो। जो ये P और Q होते हैं ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं। P किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, गेटिंग हेड की, जो भी आपको चीज चाहिए होती है, वो 4 या 5 की नहीं, सिंपल हेड की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/2 होती है। अभी मैंने निकाल के बताया। Q इज नॉट गेटिंग हेड, हेड नहीं आना चाहिए, नोट से कैसे निकलता है, 1 माइनस 1/2, वो आपके पास वो भी क्या आ गई, 1/2। तो यहाँ पे P ऑफ R, अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं, ये बनेगा P ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 6C4। P कितना है, 1/2 की पावर R, R इज 4। Q भी कितना है, 1/2 की पावर n माइनस R, n कितना है 6, R कितना है 4, 6 माइनस 4 2। इसको हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ये चीज क्लियर है, बताओ। बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझना। फॉर्मूला इज P ऑफ R NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। n इज जो काम हम रिपीट कर रहे हैं वो कितनी बार हो रहा है, R इज जो मुझे रिजल्ट चाहिए, जैसे 4 हेड 5 हेड 6 हेड, वो कितने चाहिए, 4, R इज 4।
P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जो मुझे चाहिए, दैट इज हेड की, वो नहीं 4 टॉस हो रहे 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हेड चाहिए। सिंपल क्वेश्चन किया जाए तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, बिल्कुल सिंपल वाला उठाते हैं, वो 1/2 हो गया। एंड Q इज नॉट गेटिंग हेड, उसका उल्टा, उसका नोट, जो P में निकाला है Q में उसका नोट, जैसे नोट गेटिंग हेड 1/2, दिस इज ऑल अबाउट दिस। अगर मैं, ये तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाया, सिंपल सी बात है, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। सक्सेस का मतलब जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसको मिल जाए वो चीज हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी को ही P बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। जैसे यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या थी कि हेड मिल जाए, तो फॉर्मूलाज जहाँ पे डिफाइन होता है P को लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ही मेरी सक्सेस थी कि मुझे हेड की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। Q का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कि जो मुझे चाहिए वो ना मिले, तभी मैंने नोट हेड नीचे लिखा है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। फॉर्मूला इन जनरल बात करूं तो P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, की जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी को P बोलते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सक्सेस, जो मुझे नहीं चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी को Q बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड्स में कर लिया, अभी और क्लैरिटी मिलेगी इनको सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अभी मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स लिखती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सिंपल है। 8 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 8 कॉइन्स टॉस किए गए हैं, 8 टॉस हो रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। 8 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, आगे देखो, फाइंड द चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, मतलब 8 कॉइन अगर टॉस हो रही है, उसमें से 8 में से जब मैं टॉस कर रही हूँ 8 बार, 6 बार हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब 8 कॉइन से ये तो मुझे पता लग गया किसका क्वेश्चन है, बर्नौलीज का, मतलब P ऑफ R इज इक्वल्स टू NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। पहले N की बात कर लेते हैं, N इज टोटल कितनी बार टॉस हो रहा है, दैट इज 8 टाइम्स, तो N की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। उसमें से मुझे हेड कितने चाहिए, 6 हेड्स चाहिए, तो R तो यही होता है ना, कितने हमें चीज चाहिए, 6 चाहिए, 6 हेड्स, मतलब R की वैल्यू 6 हो गई। क्लियर है चीज। अब N पता लग गया, R, अब P और Q निकालते हैं। P क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। सक्सेस कब मिलेगी, जब मुझे हेड मिलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात हो रही है, वो कितनी होती है, 1/2। Q का मतलब क्या होता है, नॉट सक्सेस, की सक्सेस नहीं मिल रही, उसकी प्रोबेबिलिटी को Q कहते हैं। अगर सक्सेस की 1/2 है, नोट की 1 माइनस 1/2, दैट विल बी 1/2। तो मेरे पास N, R, P, Q सारी वैल्यूज आ गई है, इस फॉर्मूला में डालनी है, क्वेश्चन खत्म। समझ आई थी, स्टेटमेंट देखिए, सारी वैल्यूज पहले निकाल लो, फॉर्मूला में डाल के आंसर लिखना है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। करे क्वेश्चन, चलिए फिर N की जगह डाल दें 8, दैट इज 8C, R कितना है 6 इंटू P की पावर R, P कितना है 1/2, R कितना है 6, यहाँ डाल दो 6, टफ है क्या, इंटू Q की पावर N माइनस R, Q कितने हैं 1/2, N माइनस R, N इज 8, R इज 6, 8 माइनस 6 2, यहाँ पे 1/2 की पावर 2 बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, समझ आए, यहाँ तक चीज बहुत सिंपल है। अब इसका सोल्यूशन देखो जल्दी से, दैट विल बी 8 से 6 की वैल्यू निकालने पहले, दैट इज 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस करके दैट इज 2 फैक्टोरियल, राइट। अब 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 इंटू 7 नीचे 2 इंटू 1, 2 4 द 8, 7 4 द 28, तो 8C6 की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। बस अब सॉल्व करेंगे सिंपल जल्दी से, दैट विल बी 28, 1/2 की पावर 6 है ना, वो कितना होगा 2 to the 4, 2 to the 4 यहाँ पे बनेगा, दैट इज 1/4। आप इसके 2 की पावर 6 डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल लेना,
4 4 16, 16 4 64, 2 की पावर 6 को करके देखना 64 आ रहा होगा। 2 को आप 6 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखना 64 ही आएगा कैलकुलेटर पे, ठीक है। और 2 की पावर स्क्वायर दैट विल बी 4। अब कट करते हैं, 4 1 द 4, यहाँ पे क्या आएगा 4 7 द 28, फाइनल आंसर विल बी 7/64। इतना इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर से 2 की पावर 6 निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने 4 4 करके किया, आप सिंपली 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तब आपको 64 मिल जाएगा। क्लियर है चीज, टफ तो नहीं था क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर 7/64 है। सेकंड पे चले, पक्का ना, चले फिर। इन एनी आर्मी 3/5 ऑफ द सोल्जर्स आर नोन टू बी मैरिड। कोई भी आर्मी का अगर ग्रुप देखो तो उसमें जो मैरिड होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड वो कितनी होती है 3/5 एंड रिमेन्ड 2/5 आर अनमैरिड, और प्रोबेबिलिटी अनमैरिड की कितनी होती है दैट इज 2/5। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो प्रोबेबिलिटी वर्ड कहीं नहीं लिखा, आपने इसे प्रोबेबिलिटी कैसे ले लिया? उसने बोला है 3/5 ऑफ द सोल्जर्स आर नोन टू बी मैरिड। ये जो 3/5 के साथ ऑफ द सोल्जर्स लिखा है ना, इससे मुझे पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बोल रहा है कि जितने भी सोल्जर्स हैं उसमें से 3/5 क्या है मैरिड है, मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है, रेशो की फॉर्म में बताया जा रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये आपके पास लेस देन 1 है, देखो ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो ये प्रोबेबिलिटी ही आपको गिवन है कि जितने भी सोल्जर्स हैं उनका 3/5 जो पोर्शन है वो मैरिड है, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 मैरिड सोल्जर्स इन अ रो ऑफ 5। वो कहते हैं एक रो में 5 सोल्जर खड़े हैं, 1 2 3 4 5। आप प्रोबेबिलिटी बताओ इन 5 में से ये 4 मैरिड होने वाले हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इन 5 में से ये 4 क्या होने वाले हैं, मैरिड होने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब आप कहोगे मैम इसमें रेपिटेशन क्या हो रही है, कि आपने तो कहा था जहां पे कोई काम एक से ज्यादा बार हो रहा है वहां बर्नौलीज लगेगी। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं एक पर्सन के मैरिड अनमैरिड की बात नहीं कर रही, 2 की नहीं 3 की नहीं, मैंने 5 पर्सन एक लाइन में लिए, मतलब एक से ज्यादा पर्सन के मैरिड अनमैरिड की बात कर रही हूँ, तो टोटल 5 लोगों पे ये बात हो रही है। उसमें भी मैं बात कर रही हूँ कि 4 मैरिड होने चाहिए। जैसे मैंने टोस्ट में क्या कहा था कि चाहे हम 6 बार टोस्ट कर रहे हैं उसमें 4 हेड आने चाहिए, वैसे यहाँ पे चाहे 5 पर्सन की बात हो रही है लेकिन उसमें मैंने कंडीशन लगा दी कि 4 मैरिड होने चाहिए। एक से ज्यादा पर्सन की मैरिड की बात कर रही हूँ, प्लस कंडीशन भी लगा रही हूँ कि 4 मैरिड होने चाहिए। ये क्या है, बर्नौलीज का क्वेश्चन है। एक पर्सन का मैरिड अनमैरिड की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मैं 5 पर्संस की बात कर रही हूँ, उनमें से भी मैं कह रही हूँ 4 में मैरिड ही होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये बर्नौलीज का क्वेश्चन है। समझ आई चीज? अब ध्यान से देखना, टोटल कितने पर्संस की बात करने वाली हूँ, 5 पर्संस की बात करने वाली हूँ, मतलब मेरे पास n 5 है। जैसे कॉइन मेरे पास 8 टॉस करने थे तो n मेरे पास कितना था, 8 था। यहाँ पे कितने पर्सन की बात होनी है, 5 की, तो n कितना होगा मेरे पास, 5 होगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 4 मैरिड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो r मेरे पास 4 मैरिड, मतलब r मेरे पास 4 होने वाला है। ये चीज क्लियर है? मुझे सक्सेस कब मिलेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वही सक्सेस होता है। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए मुझे, मैरिड की। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, मैरिड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड कितनी दे रखी है, 3/5, तो ये कितनी आ जाएगी, 3/5, ठीक है। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर उसके बाद फेलियर की बात करते हैं, दैट इज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मैरिड, मतलब हमें मैरिड नहीं मिलेगा, नॉट मैरिड, दैट इज कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2/5। तो ये मेरे पास P की वैल्यू होगी और ये मेरे पास नॉट मैरिड वाली Q की वैल्यू हो गई। इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन में ध्यान से चीजें समझो। उसने कहा था 3/5 ऑफ द सोल्जर्स आर नोन टू बी मैरिड, मतलब 5 में से 3 सोल्जर्स मैरिड होते हैं अगर हमें ग्रुप की बात करें, मतलब प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। ऐसे ही अनमैरिड की बताएगी। उन्होंने कहा 5 लोगों को लाइन में खड़े करो, मतलब 5 लोगों की बात करने वाला है, टोटल एक से ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं। बर्नौलीज, n की वैल्यू 5 होगी, उसमें से 4 पे कंडीशन चाहिए कि वो क्या होने चाहिए, मैरिड, मतलब r कितना हो गया, 4 हो गया। सक्सेस कब मिलेगी, जब ये 4 की मैरिड की बात हो रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड, वो कितनी है, 3/5।
नॉट सक्सेस मतलब नॉट मैरिड, दैट इज 2/5। ये P Q सारी वैल्यूज आ गई, यहाँ पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। करें क्वेश्चन फटाफट से, मेरे से भी पहले कैलकुलेशंस करो ताकि हम फटाफट से आगे चलें। फिर P ऑफ R मतलब P ऑफ R क्या है 4, मैरिड की बात कर रहे हैं। NCR 5C4, P की पावर R, P कितना है 3/5, 3/5 की पावर 4, Q की पावर n-r, Q कितना है 2/5, 2/5 की पावर n-r, n कितना है यहाँ पे मेरे पास 5, r कितना है 4, 5 - 4 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5C4 का आंसर फटाफट से करके देखो 5 आएगा, जल्दी से करके देखो। 5 फैक्टोरियल, ये नीचे वाले का फैक्टोरियल माइनस करके फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। 5 को 4 तक खोल दो, खोल दे, यहाँ पे 5 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो 3/5 की पावर 4 मतलब 3 को आप खोल दो 4 टाइम्स, पावर का मतलब उसको उतनी बार खोल दो, और 2/5 की पावर 1 मतलब इसी को एक बार ही लिखना है। ठीक है, अब कट करते हैं, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और कुछ कट हो रहा है नहीं, बस सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 162 आ जाएगा, और 5 5 25, 25 25 625, सो 162 अपॉन 625 आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन का। आप लोगों के पास कैलकुलेटर अलाउड है, आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर ध्यान से समझोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 एट लीस्ट वंस इन अ 6 थ्रोज विद अ सिंगल डाई। वो क्या कह रहे हैं, एक सिंगल डाई है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, एक सिंगल डाई है उसको मैंने 6 बार थ्रो किया। एक सिंगल डाई है उसको मैंने कितनी बार थ्रो किया 6 टाइम्स मैंने उसे थ्रो किया। देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 एटलीस्ट बाद में पढ़ते हैं, इन 6 थ्रोज विद अ सिंगल डाई, एक सिंगल डाई को 6 बार मैंने थ्रो किया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, थ्रोइंग 6 एट लीस्ट 1, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कम से कम जो मैंने 6 बार थ्रो किया है डाई, उन 6 में से एक बार तो ऐसा हो कि मेरे डाई पे 6 आए। मेरी बात समझ आई है, मैंने एक बार डाई थ्रो किया, दूसरी बार डाई थ्रो किया, तीसरी बार डाई थ्रो किया, हो सकता है 2 बार 6 आ जाए ना, मैंने 6 बार डाई थ्रो किया, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कम से कम एक बार तो 6 आया ही होगा जब आपने 6 बार एक डाई थ्रो किया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? मेरे पास एक डाई है, ठीक है, मान लो ये डाई है, मैंने इसको थ्रो किया 1 आया होगा, थ्रो किया 2 भी आ सकता है, थ्रो किया 3 भी आ सकता है। मैंने इस डाई को 6 बार थ्रो करके देखा। ठीक है, उन 6 बार में मैंने देख लिया क्या क्या मेरे पास आंसर है, एक बार 4 आया होगा, एक बार 2 आया होगा, एक बार 3 आया होगा। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपने आंसर्स नोट किए 2 4 6 जो भी आए, उन आंसर्स में कम से कम एक बार 6 तो आया ही होगा। 2 बार भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक 6 तो आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, आप एक बात बहुत ध्यान से देखना, एक डाई को 6 बार थ्रो कर रहे हैं, एक से ज्यादा बार थ्रो कर रहे हैं, तो ये किसका क्वेश्चन है, बर्नौलिस का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी चीज एट लीस्ट वर्ड जहां पर भी आ जाए बहुत केयरफुल हो जाया करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 का मतलब आपने क्या करना है, आपने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसने एटलीस्ट 1 6 की बात की है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 6 आपने लिख देना है। जहां पे भी आपके पास एटलीस्ट वर्ड आ जाए आपने 1 माइनस पी उसका नोट, मतलब यहाँ पे 6 लाने की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है 6 लाने की, एटलीस्ट वर्ड भी भूल जाओ, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है 6 लाने की। तो जहां पे एटलीस्ट वर्ड आ जाए आप 1 माइनस करके प्रोबेबिलिटी 0 6 मतलब कोई 6 नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कराया था उसके बाद एक क्वेश्चन, एक पार्ट पूरा लेके आई थी जहां पे एटलीस्ट वर्ड आता था, जहां पे था कि एक क्वेश्चन को 3 बच्चे सोल्व कर रहे हैं, 4 बच्चे सोल्व कर रहे हैं, और वो मैं कहती थी 1 माइनस करके कोई सोल्व नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए, अगर आप नोट्स बनाते आ रहे हो, जहां पे भी एटलीस्ट वर्ड आ जाता है ना किसी चीज के साथ, तो 1 माइनस करके वो चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 6, कोई 6 आने ही नहीं वाला, उसका हम आंसर निकाल रहे होंगे।
ये चीज क्लियर है। इस एटलीस्ट वर्ड ने ये 1 माइनस करने को हमें मजबूर कर दिया कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। आप क्या कह रहे हो, एटलीस्ट 6, हम कहते हैं हम 6 देते ही नहीं, 1 माइनस p, कोई 6 नहीं आ रहा, 0 6 की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में भी किसी में भी कोई अगर आपको कह देना एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो हेड मतलब 0 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसी भी क्वेश्चन। तो नो हेड तो लिखेंगे नहीं हम कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड नहीं लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। ऐसे अगर एट लीस्ट वर्ड आ जाए ना, हम गुस्सा कर जाएंगे, भाई एट लीस्ट क्यों कह दिया तुमने। तो 1 माइनस p ऑफ नो 6, तो नो 6 मतलब 0 6। ये बात समझ आ गई। इस एट लीस्ट के कारण 1 लगा, माइनस लगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पूछ रहे थे ना, हम नो 6 निकालेंगे मतलब 0 6। ये चीज क्लियर है। करें अब क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब ध्यान से देखो, ये मैं एक्स्ट्रा अलग से निकाली तो ना यहाँ पुट कर दूंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 6 मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक भी 6 ना आए। कितनी बार डाई थ्रो कर रही हूँ, 6 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है ना। मुझे एक भी 6 नहीं चाहिए, r क्या है मेरे पास, 0 6 मतलब r की वैल्यू क्या है, 0 है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 मतलब प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, सक्सेस की। वो क्या होता है, जो r के आगे लिखा होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी मुझे 6 की चाहिए। ये बात ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 6 की बात हो रही है, ठीक है। r इक्वल टू 0 6, ये तो r हो गया, जो r में यहाँ लिखा होता है इसी की प्रोबेबिलिटी को p बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल मेरे पास 6 नंबर्स होते हैं डाई में, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नीचे आया। 6 की प्रोबेबिलिटी मतलब मुझे 6 चाहिए, 6 तो एक ही होता है, 1/6 आ गया। अब q क्या होता है, फेलियर, जो p में आया है वो 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 1/6 कितना आ जाएगा, 5/6। तो मेरे पास p 1/6 है, q 5/6 है, एंड 6 r 0, जो r में लिखा होता है ना 0 6, ये जो यहाँ लिखा होता है इसकी प्रोबेबिलिटी को p कहते हैं और इसके नोट की प्रोबेबिलिटी को q कहते हैं। समझ आ गई चीज। अब फॉर्मूला में डालें पक्का, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ध्यान से समझो। मुझे यहाँ पुट करना है, मैं बाद में लिखूंगी, ठीक है। पहले फॉर्मूला में डालते हैं, दैट इज NCR, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, यहाँ पे p ऑफ r, p ऑफ 0 निकालना है, n कितना है, 6 c 0। अब p क्या है यहाँ पे, दैट इज 1/6, 1/6 की पावर r, r क्या है 0। q क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो 5/6, यहाँ लिख देते हैं 5/6 की पावर n माइनस r, n कितना है मेरे पास 6, r कितना है 0, 6 माइनस 0 इज 6 आने वाला है, ठीक है। अब 6 से 0, किसी के भी नीचे 0 होता है ना, आंसर 1 आता है। किसी की पावर 0 हो तो भी आंसर 1 आता है, अगर 6 से 0, 5 से 0, 2 से 0, जिसके यहाँ 0 आ जाए उसका आंसर 1 आता है। किसी की पावर 0 आंसर 1 आता है, इंटू 5/6 की पावर 6। तो आप यहाँ पे, अब आप यहाँ पे 5 को कैलकुलेटर से बहुत ईजिली 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे 6 को भी 6 टाइम्स ईजिली मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख सकते हो। ये सो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए मल्टीप्लाई करके, 5 को 6 टाइम्स कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 6 को किया, ठीक है। ये तो इसका आंसर आया है, 1 में से माइनस भी करना है, बहुत सिंपली कर सकते हैं, लास्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस 15625 अपॉन 46656। मैंने आपको बहुत बार समझाया, जब भी आपको कुछ 1 में से माइनस करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप नीचे वाला नंबर लिख दो एज इट इज 46656 और इसको इसमें से माइनस कर दो। देखो तो कैसे, 46656 माइनस 15625, दैट विल बी 31031। ये इसका फाइनल आंसर है। 1 में से कुछ भी माइनस हो रहा हो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम काम सेम आंसर आता है। नीचे वाला एज इट इज नोट करते हैं, ऊपर वो लिखते हैं दिस माइनस दिस करके, जो ये आंसर आ रहा है इसका आंसर ये है। इस एटलीस्ट वर्ड ने हमें 1 में से माइनस करने को कहा, उसने कहा एटलीस्ट 1 6 आना चाहिए। हम एटलीस्ट वर्ड के कारण 1 माइनस p नो 6 पे बात कर रहे होंगे, 0 6 पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। वो मैंने कैलकुलेट किया, 1 में से माइनस किया, फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखूंगी, आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है, देखना कितने अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ आया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।